नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। कर्मों का चित्रकार ऐसे नाम कर्म जो जीवों की अनेक प्रकार से रचनाएं करता है, शरीर में अनेक प्रकार की अनेकता लाता है, विविधता लाता है। किसी का शरीर किस प्रकार रहता है, किसी का संस्थान, किसी की आकृति अलग रहती है, किसी की गति अलग रहती है। तो ये सब किस कारण होता है? ये कर्मों का चित्रकार बनाता है। और कर्मों का चित्रकार और कोई नहीं बल्कि अपना वर्तमान का प्रकरण नाम कर्म से जुड़ा हुआ है। नाम कर्म के अंतर्गत हम शरीर, नाम कर्म, संघात और बंधन और संघात, इन तीन कर्मों की चर्चा कर चुके और कल अंगोपांग की भी चर्चा हमने की थी। आज हमें निर्माण, संस्थान और सहनन, शायद सहनन अगली कक्षा में होगा, सहनन होगा तो ठीक है, नहीं तो अगली कक्षा में। तो इन नाम कर्मों की हमें चर्चा करनी है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि शरीर नाम कर्म के कारण इस जीव में संसारी अवस्था में तीन मुख्य इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये नोटेबल पॉइंट्स है, मुख्य बिंदु हैं, ये नोट करने जरूरी है। शरीर नाम कर्म के कारण जीव को इस शरीर की प्राप्ति होती है। ये बहुत आसान बात है, ये हमें मालूम है, परिभाषा से हमें मालूम पड़ती है। ये पहला इफेक्ट। दूसरी बात, शरीर नाम कर्म के कारण जीव को इस संसार अवस्था में मूर्तिक कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या कही? संसार अवस्था में जीव को मूर्तिक कहा जाता है। किस कर्म के कारण? शरीर नामक नाम कर्म के कारण। अच्छा, संसार अवस्था कहा है तो विग्रह गति भी समझना। विग्रह गति कैसे लेंगे? वहां कौन से शरीर है? अरे औदारिक वैक्रियक ना ही सही, परंतु वहाँ कार्बन और तेजस शरीर तो है ना। तो उनके उस कारण हमने उनके संयोग से उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है, इसलिए हमने कहा कि विग्रह गति में भी जीव मूर्तिक होता है। ठीक है, और वैसे थोड़े नयों में बात करना चाहूं मैं तो जीव को मूर्तिक दूसरे नय की अपेक्षा से कहा जाता है। दूसरा नय माने अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। कौन सा नय? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ये अभी अपना करंट विषय नहीं है, ये आप 1-1.5 साल बाद पढ़ेंगे नए चक्र में, तो तभी आपको ये विशेष खुलासे में इसकी जानकारी मिलेगी। अभी बस एक हल्का सा संकेत दे दिया। क्या? जीव को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से मूर्तिक कहा जाता है। और वो किस कारण? शरीर नाम कर्म का अभी उदय चल रहा है इस संसार अवस्था में, इसलिए मूर्तिक कहा जाता है। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात, शरीर नाम कर्म के कारण जीव को योग होता है। अभी योग क्या भला है? योग मतलब जीव के प्रदेशों के का चंचलपना, जो कंपन होता है। मन योग, वचन योग, काय योग, वही योग है। उसके माध्यम से आत्म प्रदेशों का जो कंपन होता है, जो परिस्पंदन होता है, उसी को योग कहा जाता है। और वो योग किसके निमित्त से होता है? तो उसमें निमित्त शरीर नामक नाम कर्म होता है। ठीक है, तो मैं तीनों बातें फिर से एक बार रिपीट करता हूं और फिर अपन ये शरीर नामकर्म का प्रकरण पूरा होने के बाद निर्माण नामकर्म की तरफ बढ़ेंगे। तीनों बातें फिर से रिपीट करता हूं।
शरीर नाम कर्म के कारण जीव को शरीर की प्राप्ति होती है। ये पहले ही बात। शरीर देखा अपना, ये शरीर कोई सा भी होगा, तेजस कारमान तो है ही है, बराबर। फिर औदारिक भी होगा, वैक्रिक होगा, आहारक होगा, वो अलग बात है। तेजस कारमान तो साथ में बने ही रहेंगे, ठीक है। तो शरीर की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, शरीर नाम कर्म के कारण जो शरीर की प्राप्ति हुई है, उस वजह से जीव को संसार अवस्था में मूर्तिक कहा जाता है, ठीक है। मैंने जो दूसरे ने की अपेक्षा भी लगाई थी, वो सिर्फ संसार अवस्था में ही लागू होगी, ठीक है। अन्य कहीं मतलब मोक्ष अवस्था में तो लागू ही नहीं होती, क्योंकि वहां शरीर ही नहीं है, बराबर। दूसरी बात होगी। और तीसरी बात, शरीर नाम कर्म के कारण जीव के प्रदेशों का कंपन होता है, परिस्पंदन होता है, अर्थात उसके निमित्त से योग बना रहता है। और ये योग कौन से गुणस्थान तक चलता है? 13वें गुणस्थान तक योग चलता है। क्यों? नाम ही है सयोग केवली गुणस्थान, मतलब स योग केवली, योग सहित जो अरहंत अवस्था है उसे हमने 13वां गुणस्थान या सयोग केवली ऐसा नाम दिया है, ठीक है। और ये योग 13वें गुणस्थान तक पाया जाता है, इसलिए इसका जो निमित्त है शरीर नाम कर्म, वो भी 13वें गुणस्थान तक ही बना रहता है, ठीक है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि शरीर नाम कर्म का उदय सिर्फ 13वें गुणस्थान तक ही चलता है, 14वें गुणस्थान में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता है। ये 3 बातें हो गई है। अभी अपन निर्माण नाम कर्म की चर्चा शुरू कर देते हैं। शरीर नाम कर्म की बात अपनी हो गई है। पहले अपन परिभाषा देखते हैं निर्माण नाम कर्म की। मैं स्क्रीन 1 मिनट जरा शेयर करूं। हाँ जी, प्रश्न क्रमांक 173, निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं? कल अपन इसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं, आज बस स्पष्टीकरण चलेगा इसका। फिर भी उसके लिए अपन परिभाषा एक बार पुनः पढ़ रहे हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगों पांगों की ठीक ठीक रचना होती है, उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। अब ये परिभाषा अपन थोड़ी साइड में रखते हैं, बाद में ये परिभाषा का थोड़ा और क्या औचित्य बनता है इसकी चर्चा करेंगे। पहले अपन निर्माण इस शब्द का अर्थ देखते हैं, शब्दशः अर्थ देखते हैं। निहि अधिक मान इज इक्वल्स टू निर्माण। क्या कहा? निहि, नी के आगे विसर्ग, अधिक मान इज इक्वल्स टू निर्माण। निहि मतलब होता है निशेष रूप से, और मान मतलब होता है पैरामीटर, एक मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। मान मतलब क्या कहा? एक मेजरमेंट यूनिट, प्रमाण। मतलब हमने कहा मुझे 1 किलो चावल चाहिए, तो यहाँ मान या माप क्या है? माप मतलब वो 1 किलो जो पैरामीटर है, जिसके आधार से हम उस गेहूं को नापने वाले हैं, तोलने वाले हैं, उस पैरामीटर को, माप को हमने मान कहा, ठीक है। मान का ये एक अर्थ होता है। और दूसरा अर्थ अपन करेंगे, निर्माण मतलब ये शरीर के जो अंग उपांग होते हैं उसके स्थान निश्चित करता है, ठीक है। मतलब निर्माण नाम कर्म के 2 मुख्य कार्य है। क्या? अंगोपांगों के बराबर मेजरमेंट बनाए रखना, उनका माप बराबर से रखना, और उन अंगोपांगों का यथा योग्य स्थान रखना, ठीक है। अभी क्या इनका अर्थ है ये देखते हैं। यथा योग्य स्थान कह रहे हैं, मतलब जहां जो अंग और उपांग योग्य हैं, जहां रहने चाहिए वहीं बने रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर के स्थान पर अपना हाथ चला जाए, हाथ के स्थान पर पैर आ जाए और पैर के स्थान पर
कुछ और पेट ही चला जाए, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। ये कितनी विचित्र बात हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होता, एक फ्लो में चलता है। पहले मस्तिष्क है, मस्तिष्क मतलब अपना चेहरा है, मुख है, उसके बाद ग्रीवा आती है, फिर छाती है, फिर पेट है, फिर नितंब है, फिर पैर है और बाजू में अपने हाथ है। तो ये एकदम सिस्टमैटिक फ्लो में चलता है। तो ये किस कारण होता है? ये प्रॉपर जो लोकेशन बने रहे हैं, उनके स्थान निश्चित है और उसी स्थान पर अपने अंग उपांग बने रहे हैं, वो निर्माण नाम कर्म के कारण होता है। ठीक है। अच्छा, बराबर स्थान पर तो चले गए, परंतु उस स्थान पर भी कभी ऐसा नहीं होगा कि दाहिना हाथ एकदम लंबा हो गया और बायां हाथ एकदम से छोटा हो गया। ऐसा कभी संभव नहीं है। बराबर एक साइज, उनका माप जो है जितना होना चाहिए वैसा बना रहता है। तो ये किस कारण होता है? ये भी नाम कर्म के कारण होता है। ऐसा नहीं होगा कि कभी ये नाक इतने लंबे हो जाए कि 1 किलोमीटर बहुत हो गया, 10 मीटर के हो जाए, इतने बड़े, या फिर किसी के एकदम इतनों से अपने राई के बराबर कान हो जाए। ये ऐसा कभी संभव नहीं है। जितना सेट है, जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के हिसाब से वो स्टैंडर्ड पैरामीटर, हाँ, वो पैरामीटर या माप के हिसाब से उन अंगों पांगों का बनना, यह भी निर्माण नाम कर्म के कारण होता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है? शरीर की संरचना या उसका जो आकार है वो विद्रूप नहीं होता है, जैसा यथा योग्य होना चाहिए वैसा ही बना रहता है। ठीक है। मतलब जो अभी बात कही कि पहले मुख आता है, फिर ग्रीवा है, फिर कंधे और हाथ, फिर बीच में छाती है, पेट है, ये जो फ्लो है ये योग्य फ्लो है और ये निर्माण नाम कर्म के कारण होता है। उनका जो आकार प्रकार है, उनकी जो हाइट है, लेंथ है, वो साइज है उनके, ये सब निर्माण नाम कर्म डिसाइड करता है। ठीक है। तो ये निर्माण नाम कर्म समझने से हमें क्या लाभ होते हैं? तो पहला लाभ, शरीर की जो संरचना है वो इस नाम कर्म ने अपने आप से बनाए रखी है। इसका प्रत्येक अंग और उपांग का जितनी हाइट चाहिए, जितनी विड्थ चाहिए, मतलब उसका जितना आकार चाहिए, साइज, शेप, जो कुछ चाहिए वो सब निश्चित है। नाम कर्म ने सब दिया हुआ है। हमें किसी अंग का, मतलब कई बाल है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन है, हाइट है इत्यादि बढ़ाने का, बाल बढ़ाने हैं, ये सब कुछ करने में अपने मूल्यवान समय को गंवाना नहीं चाहिए। बहुत जनों को होता है कि बहुत बौने होते हैं, छोटे साइज हाइट के होते हैं, तो न जाने क्या क्या उपाय करके प्रोटीन पाउडर पिएंगे, हॉर्लिक्स पिएंगे, कॉम्प्लान पिएंगे, बॉर्नविटा इत्यादि जो कुछ भी उपाय वे समझते हैं कि ये अपने लिए योग्य रहेंगे, ये अपनी हाइट बढ़ाएंगे, तो ये कदापि संभव नहीं है। क्यों? अरे ठेका सब नाम कर्म ने ले रखा है। हम लाख उपाय करने पर भी ये नाम कर्म थोड़ी ना बदलने वाला है। जैसा नाम कर्म होगा तदनुसार इस शरीर की प्रवृत्ति कहने की अपेक्षा ये परिवर्तन चलता रहेगा। अगर नाम कर्म हमने ज्यादा प्रशस्त नहीं बांधा है तो हमें शरीर भी थोड़ा अप्रशस्त ही मिलेगा, थोड़ा विद्रूप ही मिलेगा। और अगर प्रशस्त नाम कर्म बांधे हैं, थोड़े ऊंचे क्वालिटी के नाम कर्म बांधे हैं, तभी तो शरीर अच्छा शरीर मिलेगा। शरीर हमें जो मिला है वो सभी नाम कर्म के कारण ही मिला है। ठीक है। अतः उसके फेरफार में ये नाम कर्म कहने की अपेक्षा ये पूर्ण कर्म व्यवस्था ये स्वयं चालित है, ऑटोमेटिक है। हम अगर फेरफार करने जाएंगे, उसमें हस्तक्षेप करने जाएंगे, तो दो बातें होंगी, स्वयं का भी नुकसान होगा और जो व्यवस्था चल रही है वो भी खराब होगी। जैसे उदाहरण कोई प्रोडक्शन यूनिट है, फैक्ट्री है, वहां पर एक और एक बात, मतलब मटेरियल प्रोक्योरमेंट से उसका प्रोडक्शन जो है,
फिर उसकी असेंबली है, पैकिंग है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब ऑटोमेटिक चलता है। ठीक है, उसमें एक भी लेबर काम नहीं, एक भी कारीगर या मजदूर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सब कुछ स्वयं चलित है, ऑटोमेटिक चल रहा है। तो जब ऑटोमेटिक चल रहा है तो कोई जीव अगर वहां जाकर कुछ अपने आप से हस्तक्षेप करना चाहे तो क्या होगा? दो बातें होंगी। एक तो स्वयं का भी घात होगा, कहीं अगर मशीन के उधर कुछ करने जाए तो हाथ पैर कट सकता है, थोड़ा घाव लग सकते हैं। ठीक है, ये स्वयं को भी नुकसान होगा, स्वयं का घात होगा। और कुछ करने जाएगा तो मशीन अगर अटक गई, रुक गई, खराब हो गई तो वो सारा व्यवस्था ही, पूरी जो सीक्वेंस में चल रहा था सब कुछ, वो सीक्वेंस ही खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, उनकी प्लानिंग खराब हो जाएगी। ये दोनों बातें संभव है। इसलिए ये जो कर्मों की स्वयं चालित ऑटोमेटिक व्यवस्था है, उनमें हस्तक्षेप की कल्पना हास्यास्पद है। जो चल रहा है कर्मों में चलने दो। इसलिए ये पड़ोसी का कार्य पड़ोसी कर रहा है, अपन को अपना मुख्य कार्य आत्म साधना करना है। ठीक है, इसलिए एक नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म ही क्या, सारा नाम कर्म ही हमें ये सीख देता है कि शरीर की स्वस्थता को देखने की अपेक्षा, स्वस्थता कहने की अपेक्षा शरीर की अधिक देखभाल, ओवर केयर करने की अपेक्षा हम उतना समय वहां से हटाकर अपने आत्म कल्याण में लगे। क्यों? सारी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, वो जैसा हमने कर्म बांधा है तदनुसार हमें उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डिब्बे में हमने बांध कर लाया है, टिफिन में लाकर बांध कर लाया है, वही तो हम खाने वाले हैं, थोड़ी ना कुछ दूसरा मिलेगा हमें। ठीक है, तो बस उसी प्रकार नाम कर्म जो हमने पूर्व भाव में या इस भाव में बांधा होगा वही उदय में आएगा, कोई दूसरा नाम कर्म उदय में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये निर्माण नाम कर्म से हमने बस इतना देखा कि ठीक ठीक संरचना होती है, अंग उपांग जहां जिस स्थान पर होने चाहिए वहां पर बने रहते हैं, पहली बात। और जहां बने हुए उस स्थान पर भी यथा योग्य प्रमाण में, साइज में बने रहते हैं। तो ये दोनों ही बातें निर्माण नाम कर्म के कारण होती है। ठीक है, तो अपन ने अभी ये निर्माण नाम कर्म की चर्चा भी पूरी की है। अभी अपन संस्थान नाम कर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो अपन पहले परिभाषा पढ़ते हैं, तो परिभाषा पढ़कर उसके भेद प्रभेदों की भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, प्रश्न क्रमांक 176, संस्थान नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति बनती है उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। मुख्य शब्द यहाँ आ रहे हैं, शरीर की आकृति बनती है उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, और इस संस्थान के 6 भेद होते हैं। समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान, ऐसे 6 नाम होते हैं। फिर से एक बार रिपीट करेंगे 6 नाम। समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। तो ये 6 भेद क्या है उसके अपेक्षा, मतलब उनका स्वरूप हम जानते हैं। उससे पहले ये शरीर के आकृति कह रहे हैं, मतलब ये पूरे शरीर की बात कर रहे हैं। शरीर में अंगोपांग गर्भित हो जाते हैं, मतलब अंगोपांगों की संरचना किसके खाते में है? ये निर्माण नाम कर्म देखेगा। और पूरे शरीर की जो संरचना है, उसकी जो आकृति है, उसका जो आकार है, ये संस्थान नाम कर्म देखता है। अब ये थोड़ा डिस्टिंग्विश करना। हाँ, फिर से एक बार मैं बात कहूं, अंगोपांगों की ठीक ठीक रचना है तो वो निर्माण नाम कर्म के कारण, और संपूर्ण शरीर का जो रचना है, उसका जो आकार बनता है, आकृति बनती है,
ये संस्थान नाम कर्म के कारण होता है। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो शरीर में ये अंगोपांग गर्भित हो ही जाते हैं। आइए अपन अभी उनके भेद प्रभेदों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। समचतुरस्र संस्थान, वैसे आगे बढ़ने से पहले हम में से सभी को समचतुरस्र संस्थान, हुंडक संस्थान और कुब्जक संस्थान, ये गिने चुने 3-4 संस्थान है, इनका एक रफ आइडिया होता ही है। क्या है, अपन पहले एक जनरल में क्या बात चलती है उसको देखते हैं। समचतुरस्र संस्थान मतलब क्या? सर्वांग सुंदर ऐसा आकार जिसे कहते हैं, लोक में कहते हैं, मतलब यहाँ परिभाषा कह रहे हैं, कुशल शिल्पकार के द्वारा बनाई गई सुंदर मूर्ति के समान ऊपर नीचे तथा बीच में समभाग या समानुपात में होती है, उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। मतलब जनरल भाषा में कहे, शरीर के अगर वर्टिकली एक एक्सिस लगाए, वर्टिकली अगर एक लाइन खींचे, तो समचतुरस्र संस्थान का जो शरीर होता है वहां क्या होता है, बराबर से कोइंसाइड होता है, एक के ऊपर तंतो तंत बैठता है। यहाँ का हाथ है बराबर दूसरे हाथ पर मैच होता दिखा। अगर वैसा अपन थोड़ा डायग्रामेटिकली उस शरीर को फोल्ड करना चाहे तो एक हिस्सा बराबर दूसरे हिस्से पर जा मिलेगा, एकदम तंतो तंत वहां पर कोइंसाइड होगा, सुपर इम्पोज जिसे कहते हैं। ये दोनों एकदम कट टू कट लागू होगा। ये समचतुरस्र है, थोड़ा सा भी वहां कम ज्यादा नहीं होगा, बराबर वैसा लगा रहेगा। ठीक है, और इसे अंग्रेजी में अपन कहते हैं सिमेट्रिकल बॉडी। सिमेट्रिकल मतलब हम ज्योमेट्री में कहिए या ड्राइंग में कहिए, ऐसे सिमेट्रिकल फिगर्स ड्रॉ करते रहते हैं। जैसे कहते हैं कि स्क्वायर है, ये एक सिमेट्रिकल फिगर है। आप उसके कैसे भी एक्सिस लगाओ, वर्टिकल लगाओ, हॉरिजॉन्टल लगाओ, डायगनली लगाओ, वो बराबर वो शेप एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर जहां कोइंसाइड होता है बराबर बैठता है। शेप हमें लगता है कि कोई अलग नहीं है, जहां पर ऐसा होता है वो सिमेट्रिकल फिगर होता है। और अपन सर्कल में भी देखते हैं, सर्कल में तो इनफाइनाइट एक्सिस होते हैं, जहां आप कैसे भी डायमेट्रिकली वो एक्सिस बनाए तो बराबर दो हिस्से जुड़ जाते हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि समचतुरस्र संस्थान का जो शरीर होता है उसमें शरीर का एक हिस्सा ऊपर, मतलब हॉरिजॉन्टल आड़ी लाइन नहीं खींचना है, हाँ, वर्टिकल मतलब सीधी सिर से लेकर पांव तक जो बीच में से अपन लाइन खींचते हैं उसका आधा हिस्सा, एक दाया हिस्सा और एक बाया हिस्सा, दोनों हिस्से एक दूसरे पर आ मिलते हैं। इसी को कहते हैं समभाग या समानुपात होना। क्या कह रहे हैं? समभाग या सम अनुपात होना। समभाग मतलब इक्वल शेयर्स और सम अनुपात मतलब सेम माप होना। ठीक है, जितना लेफ्ट साइड का शरीर है उतना ही राइट साइड का भी शरीर होगा ही होगा। तो ये समचतुरस्र संस्थान होता है। और ये संस्थान जो होता है ये वैसे कहे तो शलाका पुरुषों के विशेष पाया जाता है। क्यों? उनके सर्वांग सुंदर शरीर होता है, बराबर। तो जहां सर्वांग सुंदर शरीर होता है तो वहां ये समचतुरस्र संस्थान पाया जाता है। मतलब मैं उल्टा कहना चाहता हूं, जहां जहां समचतुरस्र संस्थान होता है उनके सर्वांग सुंदर शरीर होता ही होता है। ठीक है, तो ये समचतुरस्र संस्थान की बात की कि जहां सम अनुपात या समभाग हो शरीर में। ठीक है, ये समचतुरस्र संस्थान की बात हो गई। अभी न्यग्रोध परिमंडल देखिए। न्यग्रोध मतलब होता है वटवृक्ष। क्या कहा? न्यग्रोध मतलब होता है वटवृक्ष, जिसे अपन अंग्रेजी में बैनियन ट्री कहते हैं। ये वटवृक्ष की क्या विशेषता होती है? आपने गौर किया होगा, नीचे थोड़ा उसकी जो ट्रंक होती है, जो मेन बॉडी होती है वो छोटी होती है और ऊपर एकदम बड़ा होता है, बराबर।
तो उसी प्रकार से लगाना जिस शरीर में अपने पैर का जो हिस्सा है वो कमर के नीचे का हिस्सा एकदम छोटा रहना, शॉर्ट रहना, और कमर के ऊपर का हिस्सा एकदम ऐसे इन्फ्लेटेड लगना। इन्फ्लेटेड मतलब थोड़ा बहुत बड़ा लगना। तो ये किस प्रकार, ये वट वृक्ष के आकार की तरह, ऊपर बहुत बड़ा, नीचे बहुत छोटा, ऐसा कॉन्ट्रास्ट लगना। ठीक है, तो ये नेग्रोध परिमंडल संस्थान होता है। तो क्या परिभाषा दे रहे हैं, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर वट वृक्ष की तरह होता है, अर्थात जिसके नाभि से नीचे के अंग पतले और छोटे। पहली बात क्या कह रहे हैं, मैंने कमर कहा, वो नाभि चाहिए, सॉरी, नाभि से नीचे के अंग पतले और छोटे, और ऊपर के अंग मोटे और बड़े होते हैं, उसे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। ठीक है, न्यग्रोध परिमंडल के लिए अपन इतना ही ध्यान रखेंगे, वटवृक्ष, और वटवृक्ष होता कैसे, नीचे छोटा ऊपर बड़ा, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। और वहां सिमेट्री का बेसिस कहाँ है, अपन ने नाभि से लिया है, नाभि के ऊपर नाभि के नीचे, कमर नहीं लेना। वैसे नाभि कमर पास पास ये, फिर भी थोड़ा कुछ जो अंतर बचता है वो बचता है, इसलिए नाभि के ऊपर नाभि के नीचे समझना चाहिए। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान की बात हो गई, अभी स्वाति संस्थान की बात करते हैं। स्वाति संस्थान जो है वो न्यग्रोध परिमंडल संस्थान का बराबर उल्टा है। न्यग्रोध परिमंडल में क्या देखा था, ऊपर एकदम बड़ा, नीचे एकदम छोटा, यहाँ पर बराबर उल्टा होता है। नाभि के ऊपर का हिस्सा एकदम छोटा और पतला, नीचे एकदम मोटा और बड़ा, ये स्वाति संस्थान में होता है। तो दो अपोजिट्स कहाँ लगे हैं, न्यग्रोध परिमंडल का और स्वाति संस्थान का। न्यग्रोध परिमंडल में नाभि के ऊपर का हिस्सा बड़ा था, स्वाति संस्थान में नाभि के नीचे का हिस्सा मोटा और बड़ा होता है। ठीक है, तो परिभाषा पढ़ते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शाल्मली वृक्ष के समान होता है, अर्थात जिसके नाभि से नीचे के अंग मोटे और बड़े और उसके ऊपर के अंग पतले और छोटे होते हैं, उसे स्वाति संस्थान कहते हैं। देखिए, आप इन दो परिभाषाओं को कंपेयर करेंगे। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान के लिए उदाहरण क्या दे रहे हैं, वटवृक्ष का दे रहे हैं। स्वाति संस्थान के लिए उदाहरण क्या दे रहे हैं, शाल्मली वृक्ष का उदाहरण देते हैं। ठीक है, ये शाल्मली वृक्ष क्या होता है, वी कैन कॉल एज कॉनिफेरस ट्रीज। उनके नीचे का हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है और ऊपर थोड़ा टेपरिंग होता है, थोड़े छोटे छोटे रहते हैं। तो ये कॉनिफेरस ट्रीज कहिए, शाल्मली वृक्ष कहिए, ये इनके नीचे का हिस्सा बड़ा और मोटा होता है, ऊपर का हिस्सा छोटा और पतला होता है। ठीक है, वैसे आगे बढ़ने से पहले, ये शाल्मली वृक्ष, ये शब्द हमने किसी स्तोत्र में पढ़ा है क्या, जस्ट जनरल नॉलेज में पूछ रहा हूं, किसी स्तोत्र में पढ़ा है क्या? स्तोत्र है कोई? हाँ जी बोलिए। ध्यान नहीं आ रहा भैया। देखिए, जो मंगलाष्टक स्तोत्र है ना, मंगलाष्टक स्तोत्र में जब अकृत्रिम चैत्यालयों को नमस्कार की बात आ रही थी, तब क्या कहा, जम्बू शाल्मली चैत्य शाखिषु तथा वक्षार रोप्यादिषु। क्या शब्द कह रहे हैं, जम्बू शाल्मली चैत्य शाखिषु तथा। कहने की बात यह है कि शाल्मली वृक्ष, मैंने बस जनरल इंफॉर्मेशन पूछा, तो शाल्मली वृक्ष मतलब नीचे का हिस्सा छोटा, ऊपर का हिस्सा बड़ा होता है। और मेरे ख्याल से, मुझे अभी थोड़ा सा कम ध्यान में आ रहा है कि जो मेरू पर्वत को घेर कर अपना क्या कहने, जंगल है, वन है, वहां शाल्मली वृक्ष पाए जाते हैं। उन शाल्मली वृक्षों की शाखाओं पर अकृत्रिम चैत्यालय है। ठीक है, यह मेरू पर्वत को घेर कर ऐसे वन है,
नहीं, वहां पर जम्बू वृक्ष है और शाल्मली वृक्ष, ऐसे दो दो वृक्ष पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो शाल्मली वृक्ष भी एक अकृत्रिम चैत्यालय का स्थान है, और जम्बू वृक्ष भी के शाखाएं भी उसके ऊपर भी एक अकृत्रिम चैत्यालय होता है। ठीक है, तो ये न्यग्रोध परिमंडल और स्वाति संस्थान की बात की। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले स्वाति का एक और अर्थ होता है वामी। स्वाति का एक और अर्थ क्या होता है? वामी। मामी नहीं, वामी। वामी मतलब आपने वो कहावत या मुहावरा सुना होगा, घर आए नाग न पूजे, वामी पूजन जाए। वामी मतलब क्या होता है? नाग, सर्प। सर्प कैसा होता है? सर्प आप देखेंगे तो सॉरी, सर्प का बिल सर्प का जो बिल है, उसका घर है, वो कैसा होता है? अंदर बाहर से हमें एकदम छोटा दिखता है, और अंदर जाकर देखिए तो बहुत बड़ा होता है। बहुत सारी खाद्य सामग्री उसने अपना घर जमाया रहता है। तो उसी प्रकार स्वाति संस्थान में क्या होता है? ऊपर का हिस्सा, ऊपर जो दिखता है वो बहुत छोटा और पतला होता है, नीचे देखेंगे तो बहुत मोटा लंबा होता है। ठीक है, ये स्वाति संस्थान की बात हो गई। 3 संस्थान हो गए। अभी आते हैं कुब्जक संस्थान की तरफ। कुब्जक संस्थान तो बहुत आसान है। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कुबड़ा होता है उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं। अब सीधे सीधे बता रहे हैं, जीव का शरीर कुबड़ा होता है उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं। कुबड़ापना मतलब जिसकी पीठ में एकदम से ऐसे स्टूप आ गया हो, कोई एकदम ऐसे बैठ जाता है ना, तो मतलब जिसका अनायासी शरीर ऐसा होता है कि उसकी पीठ में वो झुका रहता है, वो कुब्जक संस्थान जानना चाहिए। मतलब उसकी पीठ पर इतना मांस का लथड़ा होता है, वो सीधा ही नहीं हो पाता है। ठीक है, वो झुका का झुका ही रहता है। पीठ में झुका रहना, कुबड़ा रहना, वो कुब्जक संस्थान के कारण होता है। हो गया कुब्जक संस्थान। अभी वामन संस्थान। वामन मतलब होता है बौना। वामन मतलब क्या होता है? बावना। बावना मतलब एकदम छोटा, मिनी हाइटेड, शॉर्ट हाइटेड, लिलीपुट जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में लिलीपुट कहते हैं, मतलब बहुत ही छोटी हाइट वाला। तो वामन हमारे प्रथमान योग में कहाँ देखने मिलता है? बावनिया का वेश धारण करके आए थे। कौन? विष्णु कुमार मुनिराज। तो वो तो वहां बस उदाहरण है। जो अनायासी जन्मजाति एकदम शॉर्ट हाइटेड रहते हैं, उनकी हाइट ज्यादा बढ़ ही नहीं पाती है, जिनका शरीर बहुत बौना छोटा रहता है, वे वामन संस्थान वाले होते हैं। ठीक है, हम कई बार ऐसे देखते हैं कि कई लोग इतने शॉर्ट हाइटेड रहते हैं कि अपने छाती क्या, अपने कमर तक भी नहीं आ जाते, और होते हैं अपने से दुगने तिगुने आयु वाले। मतलब मेरी एज तो मैं 18 मान के चलूं, वो दुगनी मतलब 40 साल के आसपास रहेंगे, ऐसा 35-40 साल वाले रहेंगे। तो ये किसके कारण होता है? ये वामन संस्थान के कारण होता है। मतलब उनका शरीर बहुत ही छोटा बना रहता है। ठीक है, अभी आते हैं हुंडक संस्थान की तरफ। हुंडक मतलब होता है विचित्र। हुंडक मतलब क्या होता है? एकदम विचित्र। तो क्या परिभाषा दे रहे हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर के अंगोपांग विषम आकृति वाले हुंड के समान होते हैं, अर्थात किसी खास आकृति वाले नहीं होते हैं, उसे हुंडक संस्थान कहते हैं। ठीक है, मतलब जहां पर शरीर की आकृति सिमेट्रिकल ना हो, प्रोपोर्शनेट ना हो, उसे हम हुंडक संस्थान कह सकते हैं। मतलब कहना चाहिए कि अनेक प्रकार का हो। मतलब अगर कोई जीव अपने हाथ पर हाथ जोड़े, मतलब ऐसे हाथ जोड़े
और बराबर से उसके कोइंसाइड ना हो, कहीं उसका जो पाम का हिस्सा है वो थोड़ा छोटा हो, कहीं उसकी एक उंगली बड़ी हो, तो ये जो का होता है, ये थोड़ा चित्र विचित्रपना जो होता है, अनेक प्रकार का जो होता है। कहीं हम देखते हैं कहीं किसी की थोड़ी नाक ही बड़ी हो जाती है, कहीं हम देखते हैं किसी के होठ ही वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये जो कारण है चित्र विचित्रपने का, ये हुंडक संस्थान के कारण होता है। बहुत ही विषम आकृति होती है, ठीक है, ये हुंडक संस्थान के कारण होता है। और वैसे हुंडक का और अपन थोड़ा रिलेटिव अर्थ देखना चाहे तो आपने एक शब्द सुना होगा, हुंडाव सरपिनी काल। काल वैसे एक कल्पकाल मतलब एक काल चक्र, उसमें 20 कोड़ाकोड़ी सागर होते हैं। पहले काल से लेकर छठवें काल तक अवसर्पिणी काल, और छठे काल से लेकर पुनः पहले काल तक ये उत्सर्पिणी काल कहलाता है, ठीक है। अभी अपन ये जो अपना अवसर्पिणी काल में है, अवसर्पिणी काल का 5वां काल है, तो ये पूरा अवसर्पिणी काल ही 10 कोड़ाकोड़ी सागर का काल ये हुंडावसर्पिणी काल कहलाता है। मतलब इसमें क्या होता है, बहुत ही विचित्र बातें होती हैं, जैसे चक्रवर्ती का मान भंग होना, तीर्थंकर को आहार की विधि नहीं मिलना, तीर्थंकरों को पुत्री प्राप्ति होना, और तीर्थंकर के भोग भूमि में ही उत्पन्न होना और भोग भूमि में ही निर्वाण की प्राप्ति होना। आपको मालूम होगा ना कि आदिनाथ भगवान तीसरे काल के अंत में उत्पन्न हुए थे और तीसरे काल का खत्म होने से पहले ही मुक्ति की प्राप्ति कर चुके थे, ठीक है। तो और तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं खेरना, फिर तीर्थंकर पर उपसर्ग होना, ये सब जो बातें हैं ये सब हुंडक संस्थान के कारण होते हैं। तो कहने की बात यही है। और ये हुंडक संस्थान आपको मालूम होगा, असंख्यात कल्पकाल बीतने के बाद एक हुंडावसर्पिणी काल आता है, और हम उन अभागे कहिए या भाग्यवान लोगों में से कहिए जो इस हुंडावसर्पिणी काल में जन्मे हैं, ठीक है। खैर आइए अपने प्रकरण में। अपन हुंडक संस्थान की बात कर रहे हैं, मतलब जहां पर जो होना नहीं चाहिए ऐसी चीजें होती हैं। मतलब शरीर जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, पैरामीटर में, जैसे स्टैंडर्ड शेप में होना चाहिए, यथा योग्य होना चाहिए, वैसा न होकर उसमें अनेक प्रकारता दिखना, विविधता दिखना, यह हुंडक संस्थान के कारण होता है, ठीक है। तो ये अपन ने 6 संस्थानों की बात चर्चा पूरी की है। अभी एक बात कहनी रह गई है, एक बात की चर्चा करना बाकी है कि कौन से गति के जीवों की कौन सा संस्थान पाया जाता है, ये अपन थोड़ा देखना चाहेंगे। तो वैसे हालांकि मैंने अभी चार्ट नहीं बनाया है, आप सिर्फ 2 कॉलम बनाइए, जीव और बाजू में उसका संस्थान, मतलब कौन से गति का जीव या कौन सा जीव और बाजू में उसका कौन सा संस्थान। तो देव गति के जो जीव होते हैं, या कहिए जिनके देवायु का उदय होता है, वे उनके समचतुरस्र संस्थान ही होता है। मतलब जितने भी देव हैं, भवनवासी हो, ज्योतिष हो, व्यंतर हो, या फिर कल्प ये विमानवासी हो, वैमानिक देव हो, सभी देवों के समचतुरस्र संस्थान ही होता है और कोई संस्थान उनमें लागू नहीं होता। अब देव हो गया। नरक गति के जीवों की देखते हैं। नरक गति के समस्त जीवों की उनका संस्थान हुंडक संस्थान ही होता है। हुंडक संस्थान के अलावा नरक गति में कोई भी संस्थान नहीं पाया जाता, ठीक है। देव का हो गया समचतुरस्र, नारकी का हो गया हुंडक संस्थान। अब आते हैं अपन तिर्यंचों में बात करते हैं। तिर्यंचों में अपन भेद करेंगे, एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसे अपन 3 स्तर देखेंगे। एकेंद्रिय जीव जो होते हैं उनके समस्त एकेंद्रिय जीवों के हुंडक संस्थान ही होता है।
ठीक है, हुंडक संस्थान ही होता है। 2 इंद्रिय से चतुरेंद्रिय जीवों के भी हुंडक संस्थान ही होता है। अब आते हैं पंचेंद्रिय जीवों के। तो पंचेंद्रिय जीवों का ऐसा होता है, उनके छहों में से कोई भी एक संस्थान हो सकता है। ठीक है, और हाँ, छहों में से कोई भी एक संस्थान हो सकता है। और जब पंचेंद्रिय कह ही रहे हैं, तो जो पंचेंद्रिय मनुष्य है उसके भी छहों में से कोई भी संस्थान हो सकता है। ठीक है, तो क्या बात देखी हमने, तिर्यंचों में एकेंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों के हुंडक संस्थान ही पाया जाता है। और पंचेंद्रिय तिर्यंचों में स्पेसिफिकली कहना चाहूं कि संघी पंचेंद्रिय जीवों के छहों में से कोई भी संस्थान हो सकता है, और मनुष्यों में भी छहों में से कोई भी संस्थान पाया जा सकता है। यहाँ तक आ गए। अभी अगला देखना है औदारिक शरीर वाले जीवों का, मतलब औदारिक शरीर वाले जीवों की कहने की अपेक्षा औदारिक शरीर। अभी औदारिक शरीर मुझे बताइए, क्या ये प्रशस्त शरीर है या अप्रशस्त शरीर है? मैं कहना चाहता हूं कि ये पुण्य कर्म से प्राप्त होता है, बराबर। क्यों? ये रिद्धिधारी मुनियों के ही तो होता है, अन्य किसी के नहीं होता। ये विशेष तप के प्रभाव से ये शरीर प्राप्त होता है। तो ये ऐसा जो शरीर है ये भी समचतुरस्त्र संस्थान वाला ही होता है। ठीक है, मैं ही पर ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि इसके अलावा और कोई संस्थान नहीं पाया जाता। तो आहारक शरीर के कौन से संस्थान पाए जाते हैं? मैंने औदयिक कहा क्या? नहीं, आहारक की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, आहारक की बात कर रहा हूं। तो आहारक शरीर के समचतुरस्त्र संस्थान पाया जाता है, एकमेव संस्थान होता है उनका। अब आते हैं 2 जीवों की बात करनी है, एक कुभोग भूमि वाले और एक भोग भूमि वाले। तो कुभोग भूमि वाले जितने भी जीव होते हैं उनके भी हुंडक संस्थान ही पाया जाता है। ठीक है, और भोग भूमि वाले जो जीव होते हैं उनके समचतुरस्त्र संस्थान ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये 8 बातें देखी। मैं चाहूं तो एक बार फिर से रिपीट करा दूं। देवों के समचतुरस्त्र संस्थान, नारकियों के हुंडक संस्थान, तिर्यंचों में एकेंद्रिय से 4 इंद्रिय तक हुंडक संस्थान, मनुष्यों के 6 में से कोई भी एक संस्थान हो सकता है। संघी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में क्या है कि पंचेंद्रिय तिर्यंचों में संघी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में ही 6 में से कोई एक हो सकता है। अब बचता है आहारक शरीर, एक्सट्रीमली सॉरी, आहारक शरीर। तो आहारक शरीर का समचतुरस्र संस्थान ही होता है। कुभोग भूमि जो होते हैं उनके हुंडक संस्थान होता है, और भोग भूमि जीवों के समचतुरस्र संस्थान होता है। ठीक है, तो कौन से जीव के कौन से संस्थान होते हैं इनकी चर्चा हमने की। अभी एक अच्छा छोड़िए वो बात, ऐसे जानकारी के लिए एक बता दूं कि जो प्रतिमाएं बताई जाती है, हम जिन प्रतिमा का जो दर्शन करते हैं वो प्रतिमा किसकी होती है? जिनके समचतुरस्र संस्थान होता है, सिर्फ उन्हीं की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, अन्य किसी की भी प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती। ठीक है, तो इसीलिए जो पूजनीयता का प्रावधान है, तो कहते हैं कि अगर किसी का अंग कट गया हो, मतलब किसी जिन प्रतिमा में एक अंगहीन हो या एक अंग कहीं उंगली एक हाथ ज्यादा बना दी हो, तो वो पूजनीय नहीं है। क्यों? समचतुरस्र संस्थान वाली वो मूर्ति नहीं है, इसलिए वो पूजनीय नहीं है। ठीक है, तो ये हमें संस्थान की बात कर दी। अभी सहनन की सिर्फ अपन भूमिका बना रखते हैं, बाकी की चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे, मतलब उनके 6 भेदों पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। पहले अपन ये इसकी सहनन की चर्चा शुरू कर देते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं पूछूं, ये संस्थान कौन सी प्रकृति है? पिंड प्रकृति, प्रत्येक प्रकृति है, युगल प्रकृति?
पिंड प्रकृति। बहुत बढ़िया, ये पिंड प्रकृति है। क्यों? क्योंकि दो और उससे मतलब 6 प्रकृतियां मिल रही है। एक संस्थान कहा परंतु उसके भेद हैं 6। ठीक है, तो ये पिंड प्रकृति में आती है। आइए अपन सहनन की चर्चा शुरू कर देते हैं और बाकी की चर्चा आगे करेंगे। सहनन सहनन तो प्रश्न अपन पढ़ते हैं 183। सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर की हड्डियों का बंधन विशेष होता है उसे संहनन नाम कर्म कहते हैं। क्या कह रहे हैं? शरीर की हड्डियों का बंधन विशेष होता है। अब देखिए, अपन ने जो बंधन संघात की बात कही थी वो अखंड शरीर मतलब जो चमड़ी की बात चल रही थी वो चमड़ी में जुड़ान बने रहना और एक प्रॉपर फिनिशिंग रहना, छिद्र रहित एकता बने रहना, ये बंधन संघात ने काम किया था। अब जब हड्डियों के जुड़ान की बात आ रही है उनमें किस प्रकार का जुड़ान है तो ये कौन डिसाइड करता है? ये संहनन नाम कर्म डिसाइड करता है। मतलब किसी जीव की हड्डी कितनी मजबूत है, उसके हड्डियों का जुड़ान कितना मजबूत है, ये सहनन डिसाइड करता है। उससे अगर कहना चाहे तो ये शरीर की रिजिडिटी डिफाइन करता है। मतलब हम अगर कहें तो हमारी कैसी हड्डी है, हम थोड़े से भी अगर हाइट से गिर जाए या कहीं एकदम नुकीली चीज पर हमारा हाथ एकदम से गिर जाए तो क्या होता है, हमें हड्डी टूट फूट सकती है। बराबर है, हम कहीं फिसल कर गिर जाए तो संभावनाएं बहुत रहती हैं कि हमारी पैर की हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए। तो ये कहता है कि आपके हड्डियों का जुड़ान इतना स्ट्रांग या मजबूत नहीं है। परंतु किन किन जीवों का, जैसे मैं बात कहूं पर्टिकुलरली शला का पुरुष कहिए, तीर्थंकर आदि जो जीव है, महापुरुष है, उनके ये वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है। मैंने तो बात शुरू कर ही दी है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन मतलब इतना मजबूत उनके इतना उनके हड्डियों का जुड़ान रहता है कि वज्रमय उनकी हड्डियां होती है। मतलब वज्र वज्र कैसा होता है? वज्र एक ऐसी वस्तु है जो किसी पर भी गिर जाए वो वस्तु टूट जाती है। अपन चाहे उतनी इमेजिन करें वो एकदम स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, अगर उस पर वज्र गिर जाए तो वो टूट ही जाती है। परंतु वज्रमय हड्डियां कह रहे हैं, मतलब वो वज्र जितना ताकतवर होता है उतने ताकतवर के जैसा ये वज्र ऋषभ नाराज सहनन का होता है। फिर इसके आगे आगे भेद है। जैसे उन हड्डियों की शक्तियां और कम होती जाएगी वैसे वैसे ये वो वज्रपना या वो जो ताकत है हड्डियों में, स्ट्रांगनेस है, वो कम होता जाएगा। तो ये स्ट्रांग हड्डियों का मुद्दे की बात क्या है? शरीर की हड्डियों का बंधन विशेष, उनमें जो ताकत होती है, उनकी जान जो होती है, वो स्ट्रेंथ जो होती है, वो सभी सहनन डिसाइड करता है। सहनन नामक नाम कर्म डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये हमने सहनन की चर्चा बस शुरू कर दी है। आगे से अपन इसके भेदों की चर्चा करेंगे, ये कौन से जीवों में पाए जाते हैं इसकी भी बात करेंगे। और फिर सहनन और संस्थान, इनमें से कौन सी वस्तु या कौन से नाम कर्म का उदय आवश्यक है मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपको कोई भी प्रश्न होंगे तो आप जरूर रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज विराम लेंगे। नहीं पूछना भैया जी कुछ। ठीक है, ठीक है। तो वैसे आपको क्विज संबंधी भी कोई प्रश्न होंगे तो आप जरूर रख सकते हैं। जी हाँ, वो लेकिन वो तो फिर अब क्लोज हो गई होगी एक क्विज, उसमें मूर्ति कह रहे हैं सब। हाँ 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 हाँ, देखिए नहीं, वो चर्चा वो अपन ने कक्षा में चर्चा की थी
कि जिस जिस द्रव्य के प्रदेशत्व गुण पाया जाता है, जिस जिस मतलब सभी द्रव्यों के प्रदेशत्व गुण पाया जाता है, इसलिए सभी द्रव्यों को मूर्ति कहना जायज बात है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। परंतु मूर्तिक कहना ये गलत होगा। मूर्तिक यह सिर्फ पुद्गल द्रव्य होता है, परंतु मूर्ति मतलब प्रदेशवान, ठीक है, आकारवान, ये तो सभी द्रव्य होते हैं। तो सभी वो हाँ सब कुछ आकार समझ में आया। मूर्ति यह प्रदेशत्व गुण की तरफ इंगित करता है, और मूर्तिक यह पुद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि की तरफ संकेत करता है, ठीक है। तो मूर्ति और मूर्तिक में ऐसा अंतर पड़ेगा, ठीक है जी। तो रुकते हैं।